चेकों का अनादरण। जी हां दोस्तों, चेक बाउंस। लीगल प्रोसेस क्या होगी, पैसे आप कैसे रिकवर कर सकते हैं अगर मान लीजिए आपने किसी को चेक दिया था या आपको किसी ने चेक दिया था और वो बाउंस हो गया। जी हां दोस्तों, मैं एडवोकेट शांतनु अयाची स्वागत करता हूं इन वीडियोस की श्रृंखला में आपका। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? लाइक करके सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, ऊपर हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमारे लिंक दिया है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कभी भी जब चाहेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं आपसे, अगर आपका चेक बाउंस हो गया है, आपकी पेमेंट किसी ने रोक दी है या आपके कहीं पैसे फंस गए हैं, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो में चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, चेक चेक जो होता है वो एक बहुत ही पॉपुलर किस्म का मीडियम होता है पेमेंट करने के लिए। आप इस चेक के माध्यम से अपने बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं। आप किसी की सैलरी देना है तो आप पेमेंट कर सकते हैं, बिल्स होते हैं, फीस होती है कोर्ट स्कूल कॉलेज की, वो भी आप पे कर सकते हैं इससे। जनरली देखा जाए तो जो न्यायालय होते हैं, कोर्ट होते हैं, वो भी इसको प्रमोट करता है, एनकरेज करता है। उसका रीजन क्या है? कैशलेस इकोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, इससे प्रॉब्लम नहीं होती है, कैशलेस इकोनॉमी भी प्रमोट होती है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा चेक कैसे बाउंस होते हैं। जनरल 3 तरीके होते हैं इसके। सबसे पहला, इनसफिशिएंट फंड। दूसरा, क्रेडेंशियल मिसमैच। और तीसरा होता है स्टॉप पेमेंट। एक एक करके मैं आपको बताता हूं। इनसफिशिएंट फंड, जी हां दोस्तों, पर्याप्त पैसे खाते में बैलेंस नहीं होना, इसको बोलते हैं इनसफिशिएंट फंड। आमतौर पे देखा जाता है तो सबसे ज्यादा जो चेक बाउंस होते हैं, अनादरण होता है, उसका कारण होता है इनसफिशिएंट फंड्स। हम किसी को ऐसा चेक दे देते हैं, मान लीजिए कि खाते में पर्याप्त बैलेंस ही नहीं है और हमने उसको उतने अमाउंट का चेक दे दिया, तो कोर्ट जो बैंक होता है वो तुरंत उस चेक को रिटर्न बैक कर देता है पेई के पास, ये लिखकर कि आपके खाते में पर्याप्त पैसा नहीं था, इसलिए आपने जो चेक पुटअप किया है ये बाउंस हो गया है। दूसरा होता है दोस्तों क्रेडेंशियल मिसमैच। ये एक छोटी सी गलती होती है दोस्तों, कहा जा सकता है, मान लीजिए कि ओवर राइटिंग कहना चाहिए, अगर सिग्नेचर जो है वो ऊपर नीचे हो गए, मिसमैच कर रहे हैं, डेट लिखने में ऊपर जो चेक के ऊपर नाम लिखते हैं वो अगर मान लीजिए उसमें ओवर राइटिंग की जा रही है, तो भी बैंक उस चीज को, जो चेक रहता है उसका पेमेंट को रोक देता है, स्टॉप कर देता है। तीसरा होता है दोस्तों स्टॉप पेमेंट। इसमें दोस्तों ये होता है कि बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं कि मैंने सो इन सो नंबर का चेक इशू किया गया है, अगर मान लीजिए ये कोई इशू कराने आता है तो आप इसको रोक दीजिए। ये जो तीसरा पॉइंट है स्टॉप पेमेंट, ये बैंक करता है, और बैंक जो है ये आपके जिसने चेक इशू किया है उसके गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अगर मान लीजिए इन 3 चीजों में से कुछ आपके साथ हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा आपसे इनसफिशिएंट बैलेंस या स्टॉप पेमेंट। इन दो में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आपने किसी के साथ कुछ खरीदा फरोख्ती की थी, उसके बदले में एवज में उसने पेमेंट के रूप में आपको एक चेक दे दिया था, और फिर बाद में उसने फोन करके ये बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे, निर्देश दे दिए थे कि इसकी फला फला चेक नंबर की पेमेंट को रोक दिया जाए। अगर मान लीजिए ऐसा उसने आपके साथ कर दिया है, या ऐसा चेक दे दिया है जिसमें पर्याप्त बैलेंस ही नहीं था उस खाते में और उससे ज्यादा का उसने चेक आपके नाम पे इशू कर दिया है, तो इसमें दोस्तों धारा 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत धारा 138 में आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। क्रेडेंशियल मिसमैच जो तीसरा मैंने आपको बताया था, ये महज एक छोटी सी समस्या रहती है। इसमें जो पेई रहता है जिसने आपके नाम पे चेक इशू किया था, आप उससे दोबारा रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मिसमैच हो गया है, बैंक ने रिटर्न कर दिया है, तो आप नया चेक दोबारा से इशू कर दीजिए। अगर मान लीजिए बिना किसी दिक्कत के वो इशू कर देता है तो ठीक है, वरना धारा 138 का प्रावधान तो आपके पास है ही। अब मैं आपको दोस्तों ये बताऊंगा कि हमको क्या करना चाहिए अगर हमारा चेक बाउंस हो गया है तो। जी हाँ दोस्तों, जब हम चेक बैंक में सबमिट करते हैं तो बैंक मेमो से एक बैंक मेमो जनरेट होता है। उस बैंक मेमो में रीजंस को उन लोग लिखते हैं कि किस कारण से आपका जो चेक है ये बाउंस हो रहा है। उसमें वो क्लियरली मेंशन करते, कोड रहते हैं, जैसे स्टॉप पेमेंट हो गया, इनसफिशिएंट फंड हो गया, क्रेडेंशियल मिसमैच हो गया, तो उसमें वो लिखते हैं पॉइंट डाल के कि आपका किस कारण की वजह से आपका जो चेक है उसको बाउंस कर दिया है। अब इस केस में आप क्या करें, जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका चेक है वो बाउंस हो चुका है, अनादर हो चुका है, तो आपके पास एक रेमेडी अवेलेबल है धारा 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत। याद रखिएगा दोस्तों, धारा 138 ऑफ एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की। अब क्या करना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे ही आपको नॉलेज में आता है कि आपका चेक बाउंस हो चुका है, तो धारा 138 का आप उसको, धारा 138 के तहत आप उसको, जिस दिन से आपको ये पता चला है उस दिन से उसको 30 दिन के अंदर आप एक लीगल नोटिस सेंड करेंगे। ये वकील के माध्यम से आप किसी भी सेंड करवा सकते हैं उसके पते पर।
डेट ऑफ चेक बाउंस से 30 दिन के अंदर आपने उसको लीगल नोटिस सेंड करवा दिया है कि आपका चेक बाउंस हो गया है, तो जिसका चेक बाउंस हुआ है उसके पास 15 दिन की अवधि रहती है। 15 दिन की अवधि के अंदर उसको जवाब देना होगा। अब ये 15 दिन दोस्तों बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कब से काउंट होगा। तो मैं ये क्लियर करता हूं आपको, जब आपने उसको लीगल नोटिस भेजा और वो लीगल नोटिस उसको रिसीव हुआ है, जी हां दोस्तों, डेट ऑफ रिसिप्ट से जब वो लीगल नोटिस को रिसीव हुआ है उस दिन से वो 15 दिन काउंट होंगे। इन 15 दिन के अंदर महज उसको जवाब देना पड़ेगा, या तो उसको दोबारा से पेमेंट करनी पड़ेगी, या वो मना करता है और इस लीगल नोटिस का जवाब देता है तो ठीक है। अगर मान लीजिए उसने जवाब देने में डिफॉल्ट किया है या जवाब नहीं देता है, तो आपके पास ये प्रावधान होता है कि आप उस 15 दिन के बाद कभी भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं उसके कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में। जी हाँ दोस्तों, तो क्या समझे दोस्तों, 30 दिन का टाइम मिलेगा आपके पास, आप उसको इन्फॉर्म करिए, एक लीगल नोटिस सेंड करिए और 15 दिन के अंदर वो आपको जवाब देगा। कुल मिला के 45 दिन का समय है। इस 45 दिन के बाद आप स्वतंत्र हैं उसके खिलाफ लीगल केस फाइल करने के लिए। अब दोस्तों जब आपने लीगल केस फाइल कर दिया तो मैं आपको बताऊंगा जुडिक्शन, क्षेत्र अधिकार दोस्तों किसका लगेगा, कहां फाइल करेंगे, क्या होगा, मैं बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों आप ये बात जुडिक्शन की, अगर मान लीजिए आपको केस फाइल करना है तो आप कहां करेंगे, या तो आप दो जगह हैं दोस्तों, या तो आप ऐसी जगह करेंगे जहां पे उसका बैंक अकाउंट, जहां बैंक धारक था, जहां पे वो बैंक है जहां से उसका चेक बाउंस हुआ है, और दूसरा या तो पिटिशनर और रिस्पोंडेंट कहना चाहिए दोस्तों, जिसका चेक बाउंस हुआ है जो वहां रह रहा था या उसने आपको दिया था, तो दोनों में से जो भी पर्सन जहां पे रहता है वो अपने क्षेत्र अधिकार के अंदर उस चीज को फाइल कर सकता है। अब किसके पास फाइल कर सकता है, जी हां दोस्तों, किस कोर्ट पे फाइल कर सकता है, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो होता है उसके कोर्ट में ये केस फाइल होगा। अब दोस्तों क्षेत्र अधिकार समझ आ गया, किसके पास फाइल होगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये समझ में आ गया। अब कोर्ट का क्या प्रोसेस होगा इसको फाइल करने पे, मैं आपको ये बताता हूं। आपने जैसे ही आपका चेक बाउंस हुआ, आपने कोर्ट के समक्ष अपना केस को प्रस्तुत किया, तो सबसे पहले दोस्त कोर्ट में समन इशू होगा। समन या नोटिस कहते हैं किसको, डिफॉल्टर को, जिसने चेक बाउंस किया है। जैसे ही वो नोटिस उसके पास जाएगा, उसका दूसरा काम रहेगा उसको उस कोर्ट के सामने प्रस्तुत होना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए वो स्वयं प्रस्तुत हो जाता है और जवाब दे देता है तो ठीक है दोस्तों, कार्रवाई आगे बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए वो प्रस्तुत नहीं होता है तो बैंक जो मजिस्ट्रेट है उसके पास ये पावर होता है, वो उसके खिलाफ वारंट इशू करके भी उसको कोर्ट अपने समक्ष में प्रस्तुत करवा सकता है। उसके बाद दोस्तों जब वो प्रस्तुत हो जाता है तो कोर्ट की हियरिंग आगे बढ़ जाती है, एविडेंस प्रोड्यूस हो जाते हैं, मैजिस्ट्रेट कोर्ट का ट्रायल होता है पूरा, उसके बाद एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास हो जाता है। अब जब अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास होता है और कोर्ट को लगता है कि नहीं इसमें कुछ गलती है, बदमाशी की गई है, तो उस पर दोस्तों वो सजा देता है। अब सजा क्या देगा, सजा दोस्तों, सजा जो देगा उसमें उसके पास जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट रहता है उसके पास पावर होता है कि वो कम से कम 2 साल तक के लिए आपको जेल भेज सकता है। ये पूरा ही उसका डिस्क्रिशनरी विवेक अधिकार होता है कि वो 6 महीने से लेकर 2 साल तक का कितना भी आपको इम्प्रिजनमेंट दे सकता है। और रही बात दोस्तों, इसके साथ फाइन भी इंपोज कर सकता है, कितना, आपकी जो चेक की राशि थी उसका दुगना, जी हाँ, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक एज अ फाइन। हाँ, अगर मान लीजिए एक उदाहरण के रूप में आपको समझाता हूं, आपका चेक मान लीजिए 6 लाख का था, तो वो 6 लाख तो आपको मिलेंगे ही, साथ में उससे दुगना 12 लाख तक का कोर्ट आपके पास पावर है, कोर्ट के पास, कि वो फाइन उसमें इंपोज कर सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हर बार डबल ही करेगा, कि 6 लाख का चेक था तो 12 लाख। ये कोर्ट का एक विवेक अधिकार है कि 6 लाख तो आपको दिलाएगा, उसके बाद हो सकता है 8 लाख बढ़ा के करवा दे, 10 लाख करवा दे। तो ये उसका पावर होता है, विवेक अधिकार होता है। ये अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से अपने विवेक इस्तेमाल करते हुए कोर्ट पारित करता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी और आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और मैं शांतनु याची विदा लेता हूं आपसे, और एक बार और आपसे निवेदन करता हूं, हर बार की तरह आपने जो हमें अपना कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।